Welcome, my dear students. Now we are starting lecture number 30, and today we shall study about dielectrics and polarization. These are the main topics of the day. But now, first of all, we shall study about polar substance and non-polar substance. Polar substance and non-polar substance. सबसे पहले हम लोग इसके बारे में जानेंगे ये क्या होते हैं, फिर धीरे धीरे हम डाइलेक्ट्रिक्स की तरफ भी बढ़ेंगे। ठीक है। सो व्हाट आर पोलर सब्सटेंस एंड नॉन पोलर सब्सटेंस, इनको शुरू करते हैं। तो इतना तो आप सभी जानते हैं कि एवरी सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड एवरी मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ एटम्स and atom is made up of what? Electrons, protons and neutrons। ठीक है। जो भी सब्सटेंस है वो मॉलिक्यूल से बना होता है। आपके मॉलिक्यूल्स एटम से बनते हैं और एटम जो हैं वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बनते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन जो हैं वो आपके न्यूट्रल मीन्स जीरो चार्ज के होते हैं। और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों में इक्वल चार्ज होता है, मैग्नीट्यूड में दोनों बराबर होते हैं। ठीक है। तो किसी भी सब्सटेंस में जब हम किसी भी सब्सटेंस की बात करते हैं, ठीक है, तो जो कि एटम्स का बना हुआ है, तो उस एटम में इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स होते हैं। ठीक है। ये बात क्लियर है? जानते हैं सभी, किसी भी एटम में इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स होते हैं। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स का टोटल नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन का टोटल पॉजिटिव चार्ज एटम के ऊपर नेट चार्ज 0 बना देता है। इसका मतलब एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है जब तक वो कोई इलेक्ट्रॉन लूज या गेन ना करे। अब एटम न्यूट्रल होता है तो मॉलिक्यूल भी न्यूट्रल होगा और सब्सटेंस भी सारे न्यूट्रल होंगे। लेकिन एटम्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स के कारण नेगेटिव चार्ज होता है और जो प्रोटॉन्स के कारण पॉजिटिव चार्ज होता है, इन दोनों चार्जेस का जो सेंटर ऑफ मास होता है, सेंटर ऑफ mass of these two charges, mass of these charges, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज भी डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, प्रोटॉनिक पॉजिटिव चार्ज भी डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। लेकिन उस चार्ज को अगर आप सेंटर ऑफ मास की टर्म्स में देखें तो कई बार क्या होता है कि दोनों चार्जेस का, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस का सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड करता है। ठीक है। और कई बार ये कोइंसाइड नहीं करता है। समटाइम द सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज coincide with each other, and in some cases it does not coincide. So what happens because of this? There are two cases arise here. What are those two cases? Case 1, the center of mass of positive charge and that of negative charge do not coincide with each other. मीन्स वो दोनों एक ही पॉइंट पर नहीं होते हैं। पॉजिटिव चार्ज का सेंटर कहीं और होगा और नेगेटिव चार्ज का सेंटर कहीं होगा। ठीक है। सेंटर ऑफ मास का मतलब उनकी एवरेज पोजीशंस। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग यहाँ पे बात करें H2O मॉलिक्यूल की, दैट इज अ वाटर मॉलिक्यूल।
वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, सभी जानते हैं, और ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन इसमें बॉन्डेड होता है, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहता है। ठीक है, तो और इस तरह से अब ये देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन एटम जो टोटल नेगेटिव चार्ज है यहाँ पर वो एक तरफ है, और पॉजिटिव चार्ज जो है दोनों हाइड्रोजन के कारण वो एक तरफ है। तो नेगेटिव चार्ज अलग है और पॉजिटिव चार्ज अलग है, जिसके कारण इनके जो सेंटर्स हैं वो कोइंसाइड नहीं करते हैं। बोलने का मतलब एक आपके पास पॉजिटिव चार्ज का पोल बन गया और दूसरी तरफ आपके पास नेगेटिव चार्ज का पोल बन गया। आप ये बोल सकते हैं पोल मीन्स पॉइंट होता है, तो मतलब एक तरफ नेगेटिव पोल हो गया और जिस तरफ आपके पॉजिटिव चार्ज है उधर आपका पॉजिटिव पोल हो गया। ठीक है, मतलब इस तरह नेट पॉजिटिव चार्ज आपका इस तरफ आ जाएगा और नेट नेगेटिव चार्ज इस तरफ आ जाएगा। तो ये दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस हो गए, और ये एक डाइपोल मोमेंट की इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट यहाँ पर बना देते हैं। आ रही बात समझ में? इसका मतलब ये हुआ कि कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें सेंटर्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड नहीं करते हैं, तो इन मॉलिक्यूल्स में अलग अलग चार्जेस के पोल्स क्रिएट बन जाते हैं, जो कि एक नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को क्रिएट करते हैं, जो कि नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज की तरफ होगी। तो इसका ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम लोग पोलर मॉलिक्यूल्स कहते हैं। वी कॉल सच मॉलिक्यूल्स एज पोलर मॉलिक्यूल्स। तो क्या हुए बच्चों पोलर मॉलिक्यूल? पोलर मॉलिक्यूल वो हैं जिनमें नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के सेंटर कोइंसाइड नहीं करते हैं। ठीक है, और उन मॉलिक्यूल्स में नेट डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट करती है, मीन्स उनके नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज एज अ पोल अलग अलग एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, इनके एग्जांपल्स एक H2O बता दिया मैंने, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। HCl हो गया, NH3 हो गया, या फिर आपका CO2 वगैरह हो गया। ये सारे जो हैं आपके, ये आपके पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, और ऐसे पोलर मॉलिक्यूल से जो सब्सटेंस बनता है मिलकर, उसे आप लोग पोलर सब्सटेंस कहते हैं। वी कॉल दैट एज अ पोलर सब्सटेंस। अब ये जो पोलर सब्सटेंस है, इसमें जो ये मॉलिक्यूल्स हैं, इन मॉलिक्यूल्स को आप ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं कि एक तरफ इनका नेगेटिव चार्ज रहता है और एक तरफ इनका पॉजिटिव चार्ज होता है, और नेगेटिव टू पॉजिटिव इनमें क्या होती है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होती है। ठीक है, तो जब हम किसी सब्सटेंस की बात करते हैं, लेट अस से दैट ये हमारे पास एक सब्सटेंस आ गया, तो इस सब्सटेंस के अंदर ये जो डाइपोल्स हैं, छोटी छोटी डाइपोल्स बनी, ये डाइपोल्स अपने आप को रैंडमली एक सर्कुलर चेन्स में अपने आप को अरेंज करके रखती हैं। जैसे ये एक मॉलिक्यूल का नेगेटिव चार्ज आया, इसकी तरफ दूसरे मॉलिक्यूल का पॉजिटिव रहेगा, तो इधर इसका नेगेटिव आ गया, इस नेगेटिव के साथ किसी दूसरे मॉलिक्यूल का पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इधर इसका नेगेटिव आ गया, तो इधर इसका पॉजिटिव हो जाएगा, इधर इसका अपने आप ही नेगेटिव इसके साथ मैच करेगा। अब इन सब की अगर आप डाइपोल मोमेंट वेक्टर्स पी वेक्टर बनाते हैं बच्चों, तो you see that these all vectors are in same order in a closed polygon. So net dipole moment जो है यहाँ पर NET वो 0 हो जाती है। ठीक है, इस प्रकार और भी बहुत सारे मॉलिक्यूल, जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो सारे अपने आप को रैंडमली एक क्लोज्ड चेन की फॉर्म में अपने आप को अरेंज करके रखते हैं। ठीक है, जब हम इसके is a case when we have not applied any external field, हमने सब्सटेंस को किसी भी फील्ड में नहीं रखा है, तो उसकी नेट डाइपोल मोमेंट जो है वो 0 रहती है। सब्सटेंस की मॉलिक्यूल्स में है डाइपोल मोमेंट, बहुत स्मॉल डाइपोल मोमेंट्स है मॉलिक्यूल्स में, लेकिन वो रैंडमली अरेंजमेंट होने के कारण क्लोज्ड चेन्स बनाते हैं सब्सटेंस के अंदर, और टोटल मोमेंट उनकी 0 हो जाती है। लेकिन जब हम लोग
इस सबस्टांस को किसी एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे तो क्या होता है, आपको पता है, हम पढ़ चुके हैं। अगर ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल सपोज की जाती है या इसको एक इलेक्ट्रिक डाइपोल माना जाता है, जो कि ये है, तो जब हम कोई बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो डाइपोल के ऊपर टॉर्क लगता है, और वो टॉर्क के कारण वो अपने आप को फील्ड की डायरेक्शन में इस तरह से एलीन कर लेती हैं। आ रही बात समझ, ये पढ़ा है हम लोगों ने टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल वाले कॉन्सेप्ट में। ठीक है, तो इसका मतलब ये सारी डाइपोल जिनका पॉजिटिव चार्ज फील्ड की डायरेक्शन में चला जाएगा और नेगेटिव चार्ज फील्ड के ऑपोजिट आ जाएगा, तो ये सारी डाइपोल्स अपने आप को ऐसे घुमा के एक लाइन में अलाइन कर लेती हैं। और अलाइनमेंट कैसे होती है, पॉजिटिव चार्ज सारा फील्ड की डायरेक्शन में चला जाता है और नेगेटिव फील्ड के ऑपोजिट। सो लेट अस सी ऑन द नेक्स्ट पेज। तो इस तरह से ये आपके पास कोई एक सबस्टांस है, इसको जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो ये इसके डाइपोल्स हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल्स जो एज अ डाइपोल बिहेव कर रहे हैं। जब फील्ड नहीं थी तो ये क्लोज लूप में बने हुए थे, ये देखो यहाँ पर इस तरह से ये क्लोज लूप में थे। ठीक है, लेकिन जब फील्ड लगी तो इनका पॉजिटिव चार्ज फील्ड की डायरेक्शन में मूव हो गया। ये है मेरी फील्ड की डायरेक्शन इस साइड को, ये मेरी अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, तो क्या होता है कि पॉजिटिव चार्ज फील्ड की डायरेक्शन में सभी एक तरफ आ जाते हैं, नेगेटिव चार्ज दूसरी तरफ आ जाते हैं। तो इस प्रकार सारी की सारी जितनी भी आपकी डाइपोल्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स बिहेव कर रहे हैं डाइपोल की तरह, वो एक ही डायरेक्शन में एलीन हो जाते हैं। तो जब सारे वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में आ गए तो आपके पास यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की कुछ वैल्यू बन जाती है। ठीक है, तो यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो पोलर मॉलिक्यूल्स के बारे में समझ आया, वो क्या आया, देखिए। पोलर सबस्टांस के बारे में पहला पॉइंट ये आया कि अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो, नो एक्सटर्नल फील्ड इज अप्लाइड, तो उनके अंदर नेट डाइपोल मोमेंट भी जीरो रहती है। लेकिन अगर यू अप्लाई सम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, कुछ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड सब्सटेंस को अप्लाई की जाती है, तो उसके अंदर नेट डाइपोल मोमेंट जो है वो इंड्यूस हो जाती है, क्रिएट हो जाती है। ठीक है, उसकी कुछ वैल्यू जो है वो आ जाती है। ठीक है, आई बात समझ में? ओके, अब हम बात करते हैं नॉन पोलर सब्सटेंसेस की। नॉन पोलर सब्सटेंस जो हैं वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल से बने होते हैं। दे आर मेड अप ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। अब नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स होंगे जिनमें सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस coincide with each other, coincide with each other। ठीक है, क्या मतलब है इसका बच्चों? इसका मीनिंग ये है कि जैसे कोई मॉलिक्यूल है, उसका पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है, ये सेंटर है उसका, तो उसके नेगेटिव चार्ज का सेंटर भी यही होगा। मतलब दोनों चार्जेस का सेंटर एक ही पॉइंट पे होगा। जहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा वहीं पर नेगेटिव चार्ज भी होगा। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर होगा, लेकिन एवरेज पोजीशन या सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन है वो एक जगह ही रहेगी, एक ही पॉइंट पर रहेगी। तो जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों एक ही जगह इकट्ठे हो जाते हैं तो उनके बीच की जो सेपरेशन है वो जीरो हो गई। मतलब उसके बीच में पोल्स ऑफ चार्जेस जो हैं वो क्रिएट नहीं हुए, मतलब चार्ज अलग अलग नहीं हुए। जब अलग अलग नहीं हुए तो वो इलेक्ट्रिक डाइपोल भी नहीं बनी, तो उस केस में उसकी डाइपोल मोमेंट भी नहीं होगी। मतलब उनकी डाइपोल मोमेंट जो है वो जीरो होती है। ठीक है, ऐसे मॉलिक्यूल्स को नॉन पोलर मॉलिक्यूल कहा जाता है। मतलब इनमें मॉलिक्यूल्स जो हैं उनकी डाइपोल मोमेंट जीरो होती है। दे हैव अ नो पोलैरिटी, मींस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अलग अलग नहीं होते हैं। और ऐसे मॉलिक्यूल से जो सबस्टांस बनते हैं उन्हें हम नॉन पोलर सबस्टांस कहते हैं।
ठीक है। अब जब इसमें कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं की जाएगी बच्चों, तो ये सारे मॉलिक्यूल्स जितने भी हैं ये रैंडमली ऐसे पड़े रहते हैं, लेकिन किसी भी मॉलिक्यूल की कोई भी डाइपोल मोमेंट नहीं है, तो इस केस में नेट डाइपोल मोमेंट जो है वो 0 रहती है। लेकिन जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो पोलर मॉलिक्यूल को क्या इफेक्ट पड़ता है, लेट अस सी। अब देखिए यहाँ पे क्या होने वाला है, ये हमारे पास पोलर मॉलिक्यूल है, मान लीजिए ये इसका पॉजिटिव चार्ज और ये इसका नेगेटिव चार्ज एक ही जगह इकट्ठा पड़ा हुआ है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। अब जैसे आप इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तो इसके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों पर फोर्स लगेगी। पॉजिटिव चार्ज फील्ड की डायरेक्शन में जाएगा, नेगेटिव चार्ज फील्ड के ऑपोजिट मूव करेगा। तो पॉजिटिव चार्ज अपनी जगह से फील्ड की डायरेक्शन में मूव होने लगता है और नेगेटिव चार्ज फील्ड के ऑपोजिट आने लगता है। तो आफ्टर सम टाइम व्हाट हैपन्स, पॉजिटिव चार्ज जो है वो एक तरफ आ जाता है फील्ड वाली साइड में, और नेगेटिव चार्ज जो है वो दूसरी तरफ इकट्ठे हो जाते हैं ऑपोजिट टू द फील्ड। ठीक है, तो जो मॉलिक्यूल पहले सर्कुलर था और सिमेट्रिकल शेप में था वो अब थोड़ा ऑब्लेट हो जाता है, शेप भी डिस्टॉर्ट हो जाती है, और साथ में क्या होता है उसके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, दे गेट सेपरेटेड। अब जब चार्ज सेपरेट हो गए तो वो दो पोल बन गए, एक नेगेटिव पोल और एक पॉजिटिव पोल बन गया, तो वो सब्सटेंस फिर क्या बन गया आपका, वो सब्सटेंस पोलर बन गया। पोलर बनने का मतलब उसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पी इंट्रोड्यूस हो गई। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या बोल सकते हैं आप कि जो आपके नॉन पोलर सब्सटेंस होते हैं या नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इन द अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया गया तो उनमें कोई भी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट नहीं होती है। लेकिन जब उनको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उनके मॉलिक्यूल्स में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की सेपरेशन हो जाती है, सेंटर्स की सेपरेशन हो जाती है, सेंटर ऑफ मास ऑफ चार्जेस की सेपरेशन हो जाती है, जिसके कारण उनमें क्या होता है, डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो जाती है। इसका मतलब उनमें भी डाइपोल मोमेंट बन जाती है। ठीक है, तो अब यहाँ से दोनों पॉइंट्स को ध्यान से पढ़ने के बाद अब आपको इतना पता चल गया होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर पोलर और नॉन पोलर सब्सटेंस दोनों में ही इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है वो बन जाती है। ठीक है, नॉन पोलर के जो एग्जांपल्स हैं वो आपके पास N2, H2 या CO2 एक्सेट्रा आ जाते हैं, N2, H2, CO2 एक्सेट्रा, ये नॉन पोलर सब्सटेंसेस में आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक करेक्शन कर लीजिएगा, शायद मेरे गलती से CO2, हाँ यस, ये CO2 मैंने पोलर में लिख दिया है, इसको ठीक कर लेना बेटा, CO2 पोलर नहीं होता है। ठीक है, CO2 नॉन पोलर होता है। कैसे होता है नॉन पोलर, देखिए कार्बन सेंटर में आता है, दोनों साइड डबल बॉन्डिंग के साथ ऑक्सीजन बॉन्ड होता है। ठीक है, तो सेंटर ऑफ चार्जेस जो है वो यहीं पर रहता है। ठीक है, कार्बन इसमें जहाँ कार्बन है वहीं पर आपका ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे -2 चार्ज, -2 चार्ज, और कार्बन के ऊपर +4 चार्ज होता है, तो सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज भी कार्बन के पास ही रहता है। ठीक है, तो नेट डाइपोल मोमेंट यहाँ पर 0 होती है, तो CO2 जो है उसे आप नॉन पोलर लिखेंगे, ठीक कर लेना इसको। ठीक है, ओके। सो लेट अस मूव अहेड, आगे चलते हैं। अब यहाँ पर आपने पोलर सब्सटेंस और नॉन पोलर सब्सटेंस के बारे में जाना कि जब हम लोग इन्हें एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, कुछ वैल्यू अप्लाई करते हैं, तो इन दोनों में ही नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है वो जनरेट हो जाती है। ठीक है, आई बात समझ में। तो इस तरह के जो सब्सटेंस हैं उनमें, इस तरह के जो सब्सटेंसेस हैं उन्हें हम लोग डाई इलेक्ट्रिक्स कहते हैं, वी कॉल देम एज अ डाइलेक्ट्रिक्स। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक्स दो तरह के हो गए, एक पोलर डाइलेक्ट्रिक हो गए, एक नॉन पोलर सब्सटेंस डाइलेक्ट्रिक्स हो गए। और ये डाइलेक्ट्रिक जो हैं ये नॉन कंडक्टिंग होते हैं, मतलब ये इंसुलेटर्स होते हैं। दीज आर इंसुलेटर्स मीन्स दीज आर नॉन कंडक्टर्स। ठीक है, दे हैव चार्जेस होते हैं उनके पास, बट दे आर स्टैटिक चार्जेस। ठीक है, इसलिए इनको इंसुलेटर से अलग रखा गया और कंडक्टर से भी अलग रखा गया। कंडक्टर वो होते हैं जो कि
करंट का फ्लो करेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनमें फ्री चार्जेस होते हैं जो मूव कर सकते हैं। इंसुलेटर्स में फ्री चार्जेस नहीं होते हैं, लेकिन डाइलेक्ट्रिक्स में फ्री चार्जेस होते हैं, पर वो स्टैटिक होते हैं, दे आर बाउंड टू द सरफेस, वो सरफेस के ऊपर बाउंड हो जाते हैं। चार्जेस होंगे लेकिन बाउंडेड टू द सरफेस रहेंगे, तो ऐसे मटेरियल को हम लोग डाई इलेक्ट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, सो हाउ कैन यू डिफाइन द डाइलेक्ट्रिक्स? यू कैन से दैट these are the materials in which equal and opposite charges are appeared on opposite side of the material। देखते हैं ये कैसे होता है। Let us see this phenomenon now। अब हमारे पास टॉपिक आता है पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, क्या होती है पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक? मान लीजिए हमारे पास ये एक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है। ठीक है, इनिशियली इसके अंदर इसकी जो नेट डाइपोल मोमेंट है वो 0 रहेगी। अभी हमने 2 टॉपिक्स में पढ़ा पीछे, अभी इसी टॉपिक में हमने 2 पॉइंट कवर किए। अब मान लीजिए हम लोग क्या करते हैं, इस डाइलेक्ट्रिक की दोनों तरफ 2 चार्ज्ड प्लेट्स रख देते हैं। एक प्लेट के ऊपर हम पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं जिसकी डेंसिटी प्लस सिग्मा है, तो दूसरी प्लेट ली है हमने लेफ्ट साइड में, उसकी चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा है। ठीक है, तो इन दोनों प्लेट्स के बीच में हमने ये एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रख दिया। अब अगर हमने ये कंडक्टर रखा होता तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड सीधी 0 हो जाती, वो हम पढ़ चुके हैं क्यों होती, लेकिन हमने डाइलेक्ट्रिक रखा है, देन व्हाट विल हैपन? अब क्या होगा देखिए, इस इन प्लेट्स के अंदर एक अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट इंट्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है, जो आपको पता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है, वो हमने पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द 2 चार्ज्ड शीट वाले टॉपिक में। तो ये ई नॉट मीन्स फ्री स्पेस में, ये जो हमारा फ्री स्पेस है बाहर, इसमें जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है जो आउट ऑफ दिस डाइलेक्ट्रिक है, मीन्स पहले तो पूरे में यही होगी, डाइलेक्ट्रिक रखने से पहले सारे में यही इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। लेकिन जैसे ही हमने इसमें डाइलेक्ट्रिक रखा या डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, इसके अंदर जो आपके पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, जो नॉन पोलर हैं वो भी पोलर बन जाएंगे। अगर ये पोलर मॉलिक्यूल्स का बना है तो सारे मॉलिक्यूल अपने आप को फील्ड की डायरेक्शन में एलीन कर लेंगे इस तरह से, और अगर ये नॉन पोलर से बना है तो मॉलिक्यूल पहले पोलर बनेंगे और फिर वो भी अपने आप को फील्ड की डायरेक्शन में एलीन कर लेंगे। तो इस तरफ पॉजिटिव चार्ज है आपकी प्लेट का, तो इधर आपके नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे, इस तरह से ये सारे अपने आप को एलीन कर लेंगे। आ रही बात समझ में? सभी जो आपके नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स बने सॉरी जो पोलर मॉलिक्यूल्स बने, यहाँ पर पोलैरिटीज हो गई इनमें अलग अलग, ये सारे एक ही डायरेक्शन में अलीन हो जाते हैं। अब क्या होगा देखिए, चार्जेस भी सबके इक्वल एंड ऑपोजिट हैं, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये सारे कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को। ऐसे ही ये नेक्स्ट के साथ नेक्स्ट के साथ नेक्स्ट के साथ कैंसिल होते जाएंगे, और ऐसे ही जो लास्ट में सरफेस के साथ मॉलिक्यूल होगा उसके भी नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज कैंसिल हो जाएंगे। बोलने का मतलब कि आपके सबस्टेंस के अंदर सिर्फ उन मॉलिक्यूल्स पर चार्ज रह जाएंगे जो सरफेस के साथ हैं। अब इस सरफेस पर सिर्फ आपके पास नेगेटिव 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 चार्ज रह गया मॉलिक्यूल्स का, तो ये चार्ज सरफेस के ऊपर अपीयर हो जाता है। आ रही बात समझ में? तो मतलब सरफेस पर इस तरफ नेगेटिव चार्ज अपीयर हो गया, इतना ही पॉजिटिव चार्ज सरफेस पर दूसरी तरफ अपीयर हो जाता है। ठीक है, अब ये जो चार्ज यहाँ पर अपीयर हुआ, ये चार्ज सरफेस के साथ अटैच्ड रहता है, इट इज नॉट मूवेबल, और यू कैन से इट इज बाउंडेड चार्ज। ये बाउंडेड होता है, ये मॉलिक्यूल जहाँ है उनके कारण ये चार्ज क्रिएट होता है। ठीक है, अब ये चार्ज इन मॉलिक्यूल्स को छोड़ के तो ट्रैवल नहीं कर सकता, तो ये स्टैटिक चार्ज रहता है यहाँ पर। दिस चार्ज इज नॉट फ्री टू मूव, कि आप बोलें करंट बन जाएगा, तो करंट इसमें नहीं बनता है। ठीक है, अब देखिए जितना चार्ज इधर पॉजिटिव क्रिएट हुआ उतना इधर नेगेटिव क्रिएट हो जाएगा, इनके कारण जो चार्ज डेंसिटी बनती है उसे हम लोग सिग्मा पी कहते हैं, दैट इज बाउंडेड चार्ज डेंसिटी का हम इसे नाम देते हैं, बाउंड चार्ज डेंसिटी। we name this as a bound charge density। that means इधर चार्ज माइनस सिग्मा पी डेंसिटी के साथ आ जाएगा, और इधर जो चार्ज है आपका वो प्लस सिग्मा पी चार्ज डेंसिटी का हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसके अंदर एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड और बन जाएगी।
नेट भी बनेगी और अपनी भी बनेगी। अब अपनी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बनेगी पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो इस तरफ एक ऑपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाती है डाइलेक्ट्रिक के अंदर। आ रही है बात समझ में? डाइलेक्ट्रिक के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाती है जो कि अप्लाइड के ऑपोजिट है, और वो इन चार्जेस के कारण होती है, बाउंडेड चार्जेस के कारण। ठीक है, तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है उसे हम लोग ईपी का नाम देते हैं। वी कॉल दैट एज अ ईपी, एंड दिस ईपी इज अ सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है चार्ज डेंसिटी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमने देखा है जब किसी कंडक्टर या इंसुलेटर के सरफेस के ऊपर केवल चार्ज हो तो चार्ज डेंसिटी सिग्मा पी हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है आपकी सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट एन यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड में जब आप यहाँ बात करेंगे तो ईपी आपकी हो जाएगी सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन यहाँ देख रहे हैं इस ईपी की डायरेक्शन अप्लाइड के ओपोजिट है। ठीक है, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो जाती है, तो वो रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहते हैं, जो कि अप्लाइड माइनस ईपी हो जाएगी। अब ये जो ईपी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर बन रही है इसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बाउंड चार्जेस कहते हैं, या इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड भी हम इसे नाम दे देते हैं। वी कॉल इट एज अ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब हम यहाँ पर इसके लिए सबस्क्रिप्ट पी यूज कर रहे हैं, तो दिस इज यूज्ड फॉर पोलराइजेशन वर्ड। ठीक है, अब पोलराइजेशन क्या है? ये जो सारा प्रोसेस यहाँ पे हुआ इसी को हम पोलराइजेशन कहते हैं। वी कॉल दिस एज अ पोलराइजेशन। जब किसी डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो वह उसके जो सबस्टांस, जो आपका सबस्टांस होता है उसके ऑपोजिट फेसिस के ऊपर ऑपोजिट चार्जेस क्रिएट हो जाते हैं और उसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाती है जो अप्लाइड के ऑपोजिट होती है। दिस प्रोसेस इज नोन एज द पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। और इसके कारण जो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड ड्यू टू पोलराइजेशन ईपी, और ये अप्लाइड के ऑपोजिट होती है। तो अंदर जो डाइलेक्ट्रिक में फील्ड रह जाएगी वो आपकी रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जिसे हम सिंपली ई से डिनोट करते हैं। तो ये बन जाएगी ई नॉट माइनस ई पी। तो ई नॉट आपको पता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन होती है, माइनस ई पी हमने यहाँ पे लिखा, ये आपकी सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन है। इसको जब आप सॉल्व करते हैं बच्चों तो ये आपके पास आ जाती है E इज इक्वल टू सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस होती है। ठीक है, और ये रिड्यूस्ड होती है, अप्लाइड से कम होती है। राइट, अब हम थोड़ा सा और इसको आगे 2-3 टर्म्स लेते हैं फिर हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी डिफाइन करते हैं। तो आपने देखा कि अगर मान लीजिए आपके पास ई नॉट अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ई पी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड रह जाती है अप्लाइड माइनस इंड्यूस्ड, और उसका फॉर्मूला हो जाता है आपका सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से ये बात क्लियर है कि अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज ग्रेटर देन द रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इन दोनों की जो रेशो है applied electric field to the reduced electric field is known as dielectric constant of the material। ठीक है, किसी भी मटेरियल को इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर उसके अंदर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड रह जाती है उसकी जो रेशो है उसे हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दैट मटेरियल कहते हैं। ठीक है, तो यू कैन से दैट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मटेरियल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड टू द रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहाँ से एक बात क्लियर है कि अप्लाइड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ही ज्यादा होगी और सब्सटेंस के अंदर हमेशा ही कम होगी। सो वैल्यू ऑफ के इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, हमेशा 1 से ज्यादा ही रहेगी। और ये डायमेंशनलेस भी होगा, यूनिटलेस भी होगा, और ये सिंपली एक नंबर होगा। ठीक है, और इसे हम लोग कई बार SIC भी कहते हैं। SIC का मीनिंग होता है स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी। क्या मतलब होता है? स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी। ठीक है, ओके, सो डियर स्टूडेंट दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर।
अब इससे रिलेटेड नेक्स्ट लेक्चर में पोलराइजेशन वेक्टर, पोलराइजेबिलिटी, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये टॉपिक्स इस चैप्टर के रह जाते हैं, इस टॉपिक के रह जाते हैं, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट किए जाएंगे. सो इफ यू वांट टू clear these topics, then you should watch the next video also. Thank you.